हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एस सी AGTA लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 कंडक्ट करेंगे। और साथियों, इस लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो टॉपिक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जामिनेशंस में, उनसे संबंधित वीडियो लेक्चर को कंडक्ट किया जाएगा। तो ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो पहला प्रश्न है, न्यूनतम लागत का सिद्धांत संबंधित है। तो साथियों, जो न्यूनतम लागत का सिद्धांत उत्पादन विधि से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फार्म पर एक महत्वपूर्ण अचल लागत है। तो अचल लागत के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट जो है आपका जो लैंड रेंट होता है, भूमि का किराया, ये एक महत्वपूर्ण अचल लागत माना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग स्थित है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नई दिल्ली में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। अगला प्रश्न है, जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो, ठीक है, ये शून्य नहीं, शून्य से अधिक हो, तब कुल उत्पाद होगा। तो साथियों, जो कुल उत्पाद होगा वह बढ़ती हुई दर से जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मूल्य सिद्धांत भाग होता है। तो जो साथियों, जो मूल्य सिद्धांत भाग है ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र का भाग है। तो दो पार्ट पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स में, एक आप माइक्रो पढ़ते हैं, एक मैक्रो। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट माना जाता है मूल्य सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र का सिद्धांत जिसके द्वारा उत्पादन की लागत को न्यूनतम किया जाता है। तो साथियों, इस नाम से ही एक सिद्धांत है, इसे कहते हैं न्यूनतम लागत का सिद्धांत। न्यूनतम लागत का सिद्धांत, इससे जो उत्पादन होती है, उत्पादन की लागत को न्यूनतम किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का ऊर्ध्वाधर मांग चक्र दर्शाता है कि मांग। तो किसी भी वस्तु की जो ऊर्ध्वाधर मांग चक्र होती है, जो कर्व जो होता है वर्टिकल कंडीशन में होता है, तो ये दर्शाता है कि जो मांग है वो पूर्णतः बेलोचदार है। अगला प्रश्न है, कृषि अर्थशास्त्र है, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। तो साथियों, ये कला और विज्ञान दोनों माना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। तो साथियों, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में कृषि गणना की जाती है। तो कृषि गणना की जाती है प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि में। तो जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उसी बीच में जो है कृषि गणना भी कर ली जाती है। अगला प्रश्न है, स्थिर पूंजी से आप क्या समझते हैं। तो साथियों, स्थिर पूंजी क्या है। तो स्थिर पूंजी के बारे में बताया गया है कि वह पूंजी जिसका उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक निरंतर उपयोग किया जाता हो, उसे स्थिर पूंजी कहते हैं। तो ऐसी कैपिटल या ऐसी पूंजी जिसको हम लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, उसे हम स्थिर पूंजी के नाम से जानते हैं। और अगला प्रश्न है, अचल पूंजी का उदाहरण है। तो अचल पूंजी किन किन पूंजी को हम कह सकते हैं। तो साथियों, जैसे मशीन हो गया, फार्म वन हो गया, या ट्रैक्टर हो गया, ट्यूबवेल हो गया, ये सब अचल पूंजी के उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, परिवर्तनशील पूंजी या चल पूंजी कहलाती है। तो साथियों, इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, वह पूंजी जो एक ही बार के प्रयोग में थोड़े समय में समाप्त हो जाती है तथा उसके उपयोग से एक से अधिक बार आय प्राप्त होती है। देखिए, परिवर्तनशील पूंजी क्या है या चल पूंजी किसे कहते हैं। तो वह पूंजी जो एक ही बार के प्रयोग में, चल पूंजी या परिवर्तनशील पूंजी नहीं है, ऐसी पूंजी जो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो वह पूंजी जो एक ही बार के प्रयोग में थोड़े समय में समाप्त हो जाती है और उसके उपयोग से आय एक बार में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील पूंजी के उदाहरण है। तो साथियों, परिवर्तनशील पूंजी के उदाहरण में से बीज है, उर्वरक है, कीटनाशी है, डीजल है, ये सब ऐसी पूंजियाँ हैं, ऐसी कैपिटल हैं जो चेंज होते रहते हैं। थोड़े समय बाद जो है इनका रेट जो है कम या ज़्यादा होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इन्हें परिवर्तनशील पूंजी माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति से उपहार के रूप में प्राप्त है। तो साथियों, जो लैंड है, भूमि जो है, ये प्रकृति यानी नेचर का एक गिफ्ट माना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। तो कृषि मूल्य आयोग 1965 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो साथियों, पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को किया गया था, और ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में किया गया था, जब वो प्रधानमंत्री थी भारत की। जब सीमांत उत्पादन शून्य हो तो कुल उत्पादन हो जाता है। तो साथियों, जब सीमांत उत्पादन शून्य हो तो कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एगमार्क एक्ट लागू किया गया था। तो साथियों, एगमार्क जो एक्ट है ये 1937 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम यानी इसे आप LIC के नाम से जानते हैं कि स्थापना की गई। तो साथियों, इसको स्थापित किया गया था सितंबर 1956 में। भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसे एग्जिम बैंक कहते हैं, की स्थापना की गई थी। तो 1 जनवरी 1982 को इसको स्थापित किया गया। चीनी की कीमत किस प्रकार की कीमत मानी जाती है। तो साथियों, इस प्रकार की कीमत को, प्राइस को हम लेवी प्राइस के नाम से जानते हैं। समान वस्तुओं के लिए आय की सोच होती है, आय मतलब इनकम की बात करें हैं, आय की सोच होती है तो धनात्मक होती है। इकोनॉमिका पुस्तक के लेखक हैं। तो साथियों, जो इकोनॉमिका जो बुक है, इसके राइटर या लेखक माने जाते हैं अरस्तु को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कुल उत्पादन स्थिर हो तो सीमांत उत्पादन हो जाता है। तो साथियों, जो कुल उत्पादन स्थिर हो तो सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है।
और जब सीमांत लागत न्यूनतम हो तो सीमांत उत्पादन हो जाता है। तो साथियों जब सीमांत लागत न्यूनतम हो तो सीमांत उत्पादन अधिकतम हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है अल्पकालीन ऋण की अवधि होती है। तो साथियों जो अल्पकालीन ऋण होता है वो 1 साल तक के लिए होता है, ये 3 से 12 माह यहाँ पर लिखा हुआ है। मध्यकालीन ऋण की अवधि होती है तो साथियों ये 1 से 5 वर्ष के लिए होती है। और जो दीर्घकालीन होता है वो 5 से 20 वर्ष के लिए होता है। तो दीर्घकालीन ऋण की अवधि होती है तो साथियों 5 से 20 वर्ष होती है। 5 से 20 वर्ष इसकी अवधि मानी जाती है दीर्घकालीन ऋण की। अल्पकालीन ऋण देने का उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों जो शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं इनको क्यों दिया जाता है? तो साथियों तत्कालीन कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसको दिया जाता है। उस समय जो भी एग्रीकल्चर या कृषि से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट्स आवश्यकताएं होती हैं और उसके पास जो है कैपिटल नहीं होती है, पूंजी नहीं होती है, तो इस प्रकार की जो है ऋण काम आती है। जनसंख्या का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो माल्थस ने प्रतिपादित किया था। माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या पर बहुत ही फेमस सिद्धांत था। TBRD का दूसरा नाम क्या है साथियों? TBRD विश्व बैंक, इसे TBRD को विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। विशिष्ट कृषि कही जाती है। तो साथियों विशिष्ट कृषि किसे कहते हैं? तो फार्म की आय का आधा या आधी से ज़्यादा भाग एक ही फसल से प्राप्त हो तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट कृषि। एक विशिष्ट कृषि है और एक होती है आपकी विविधीकृत कृषि, ठीक है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, और ये स्पेशलाइज्ड फार्मिंग से कह सकते हैं। तो विशिष्ट कृषि वो कृषि है जिसमें हम एक ही क्रॉप से जो है जो हमारा टोटल इनकम हो रहा है उसका अधिकांश भाग हम एक ही क्रॉप से प्राप्त करें तो इसे विशिष्ट कृषि कहते हैं। अधिशेष विपणन है। तो साथियों अधिशेष विपणन का एक फार्मूला माना जाता है कुल उत्पादन माइनस कुल परिवार आवश्यकता। अधिशेष विपणन बराबर होता है कुल उत्पादन माइनस कुल परिवार आवश्यकता। ये इसका एक फार्मूला है, कुल उत्पादन माइनस कुल परिवार आवश्यकता। विविधीकृत, ये विधि नहीं, विविधीकृत मतलब डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। विविधीकृत खेती करते हैं या किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा जिसमें कृषक फार्म पर अनेक उत्पाद लगाता है तथा आधे से ज़्यादा आय एक ही फसल से प्राप्त नहीं करता है। तो कई प्रकार की जो है कई प्रकार के प्रोड्यूस कई प्रकार के जो है कई प्रकार की जो है वो कह सकते हैं कि खेती करता है, कई प्रकार की फसलें लगाता है और उसकी आधे से ज़्यादा जो आय होती है वो किसी एक क्रॉप से ना प्राप्त होकर के, मतलब कई सारी जो उसकी जो 50% से ज़्यादा जो इनकम होती है वो कई सारी फसलों से आती है, ना कि किसी एक क्रॉप से आती है। और जब किसी एक क्रॉप से आए तो उसे विशिष्ट कृषि कहते हैं और इसे बोलते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग मतलब इस प्रकार की खेती में वो कई क्रॉप से अपनी अधिकांश इनकम प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है कपास का कपड़े में बदलाव कहलाता है। तो साथियों इसे रूप उपयोगिता कहते हैं, फॉर्म यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है या रूप उपयोगिता कहते हैं। अर्थशास्त्र के कल्याण की परिभाषा दी थी। तो साथियों इसे दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने। जब कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो जाती है? साथियों जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाती है। एक बाज़ार जिसमें एक वस्तु का केवल एक ही विक्रेता हो तो साथियों उसे मोनोपोली कहते हैं, मोनोपोली मार्केट कहा जाता है। जब एक ही सेलर हो, ठीक है, पूरे बाज़ार में किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता हो तो ऐसे बाज़ार को एकाधिकार बाज़ार कहते हैं या मोनोपोली मार्केट कहते हैं। और अगला प्रश्न है लगातार मूल्य वृद्धि को क्या कहते हैं साथियों? तो जो लगातार मूल्य वृद्धि होती रहती है इसे मुद्रास्फीति के नाम से कहते हैं। और नेफेड किस सन में स्थापित हुआ था? अगला प्रश्न है 1958 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था नेफेड को। नेफेड क्या है, इसका पूरा नाम आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेफेड क्या है, नेफेड का पूरा नाम क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है जेएम कीन्स नहीं कीन्स को, जेएम कीन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है जब एक बाजार जिसमें एक ही क्रेता हो तो उसे एक क्रेताधिकार कहते हैं। तो साथियों एक क्रेताधिकार और एक विक्रेताधिकार दो अलग अलग बातें हैं। जब केवल एक ही सेलर हो तो उसे बोलते हैं एक क्रेताधिकार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। तो साथियों अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु होती है उसमें दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कोई भी चीज़ जो मानव इच्छा को संतुष्ट करती है उसे वस्तुएं कहते हैं, आर्टिकल कहा जाता है। माचिस की जो मांग होती है वो कैसी होती है? साथियों माचिस की मांग बेलोचदार होती है। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है साधारणतः मूल्य एवं मांग में संबंध होता है। साथियों मूल्य और मांग में जो संबंध होता है वो उल्टा होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई। और आज के इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान कब से कार्यरत है? तो साथियों ये जो चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान है ये 8 अगस्त 1988 से कार्यरत है। 8 अगस्त 1988 से ये जो है कार्यरत है या वर्किंग कंडीशन में है। तो साथियों ये था एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड UPSSC AGTA के सिलेबस का पार्ट जिसमें हमने इंपॉर्टेंट 50 वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ कुछ बेहतर वीडियो लेकर जल्द ही आपके साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।